चलिए चलिए अभी पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है? नहीं, अभी हिस्ट्री का हम करा नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ठीक है? कराने के लिए, ठीक है? हाँ, दिल दिल का कनेक्शन बोलते हैं इसको, सही बात है। तो आप लोग मेरे को बहुत पसंद आए हो, ठीक है? आपको मैं पसंद आया हो कि नहीं पता, बट आप लोग मुझे बहुत पसंद आए। कुछ स्टूडेंट के बैचेज़ होते हैं जो मेरे को पसंद नहीं आता। ज़ोर-शोर से मस्ती मज़ाक करते रहते हैं, पढ़ने में उनका कोई दिल नहीं लगता। तो ऐसे स्टूडेंट्स किसी भी टीचर को पसंद नहीं आता। बट आप लोग की स्टूडेंट्स की मतलब अच्छा एक लेवल है, तो पढ़ा के भी मज़ा आता है। आप लोग डाउट भी बहुत शानदार पूछते हो और समझ भी जाते हो। एक-आध क्लासेस में ही आप समझ जाते हो, ऐसा नहीं कि सर 10 बार रिपीट करो एक चीज़ को। तो बढ़िया चीज़ है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, चलो। इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? पंकज आई लव यू टू, रवि आई लव यू टू, सभी लोग। इन्फ्लेशन क्या होता है बताओ? रीनू थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजीत कह रहा है सर पसंद नहीं आया सर, आप मेरा आंसर नहीं दिए। अरे क्या क्वेश्चन है अजीत, पूछ लो भाई, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिखता नहीं है अजीत यार, मैं दिखाऊंगा ना, इतना सारा वो आता रहता है, कभी कभी छूट जाता है यार, दिल पे मत लो, ऐसा करोगे। अजीत कह रहा है कि बिफोर 2 डे, हाँ बताओ तो प्रश्न क्या है ये तो बताओ। बोलिएगा, अरे बोलेंगे जल्दी बताओ। हाँ, बाकी जितने भी लोग इन्फ्लेशन का जवाब दे रहे हो, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो दोस्तों। कि अजीत पूछ रहा है सर जीएसटी रिटर्न भी ऑब्टेन उठाई ना सर। हाँ हाँ, अब अगर बिजनेस हो, अब सर्टिफाइड आपकी फर्म है तो जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको एग्जेम्प्टेड चीजों के ऊपर जीएसटी लिया गया है तो वो आप कर सकते हो। अक्षय कह रहा है सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे ठीक है, आप रुलाओगे क्या पगले, ठीक है? इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि ये जो हैंडसमनेस है, ये सब है, ये कोई भी सिद्ध चीज नहीं है, एक समय के बाद गायब हो जाती है। बट इन्फ्लेशन, नॉलेज, ये सारी चीजें हमेशा रहने वाली। तो महंगाई, ठीक है? जो महंगाई आप हमेशा कह रहे हो कि चीजों की दाम बढ़ रही है सर, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। इतना ज्ञान तो आप सभी का है, पर आज कुछ ऐसे ज्ञान मैं देने वाला हूं आपको जो शायद आपको पहले पता नहीं था, ठीक है? अरे द्रनव थैंक यू, थैंक यू। यस, सो इट इज, इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव consequences। आप बोलोगे सर महंगाई होने से अच्छी बात क्या है, इसमें तो खराब बात है। बट आपको मैंने पहले समझाया था शायद कि लोगों के हाथ में अगर बहुत अत्यधिक लिक्विड मनी हो, कैपिटल हो, तो आदमी जो है वो आदमखोर बन जाता है। उसको भूख लगती है एक पिज्जा खाने की, बट वो खा जाता है 3-3 पिज्जा, क्योंकि पैसा बहुत है। चाचा विधायक है, पैसा बहुत है, हम इतना खाएंगे कि गरीबों का खाना भी अमीर खा जाता है और गरीब भूखा मर जाता है। क्योंकि जब आप एक चीज जो खरीदना चाहिए उसका 10 चीज खरीद लेते हो, तब दुकानदार भी दिमाग वाला है, दुकानदार क्या करता है, उसका दाम बढ़ा देता है। अगर कोई 100 रुपए की चीज जनरली अगर मतलब बिकना चाहिए, पकड़ लो हर महीने इसका 10 यूनिट बिकता है, बट क्योंकि एक अमीर लौंडा बहुत पैसा है, तो वो अकेला 10 खरीद लेता है और बाकी 10 तो खरीदेंगे, डबल हो गया ना, तो उसका सेल्स डबल हो गया। दुकानदार के दिमाग में आया, अरे डिमांड बहुत है मेरे सामान का, चलो इसको 100 रुपए नहीं 120 कर डालते हैं। अब अमीर तो 120 में भी खरीद लेगा, अंबानी का बेटा खरीद लेगा, 120 हो 150 हो 200, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो गरीब हिंदुस्तानी है, ठीक है, जो गरीब किसान है, जो डेली इनकम डेली वेज में काम करता है, उसका डेली वेज शायद 10 रुपया हो 20 रुपया हो, तो वो 120 वाला सामान फिर खरीद नहीं पाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अत्यधिक, ठीक है, मूल्य वृद्धि भी अच्छी बात नहीं है, और अगर बहुत कम भी हो तब भी अच्छी बात नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड एज अ चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइस इंडेक्स, एंड ये आजकल भारत में सीपीआई इन्फ्लेशन के माध्यम से मापा जाता है। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? और इसका बेस ईयर है 2012, मतलब 2012 सन में जितना भी चीजों का दाम था, आज जो हम लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6% हो गया, 8% हो गया या 4% हो गया, ये परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज यानी कि तुलना, परसेंटेज यानी कि कंपैरिजन होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो महंगाई हो रही है, आप किसके साथ तुलना करके बोल रहे हो कि पेट्रोल का दाम अगर 10% बढ़ गया है तो किसके तुलना में भाई? आज के तुलना में, कल के तुलना में, परसों के तुलना में? तो इसका जवाब है हम तुलना कर रहे हैं 2012 सन की दामों के साथ, कि 2012 सन में एक ब्रेड का, एक पैकेट ब्रेड का जो दाम था
और आज 2023 सन में उस पैकेट ऑफ ब्रेड का क्या दाम है, उसकी तुलना को हम कहते हैं इन्फ्लेशन परसेंटेज। अब समझ में आया? समझ में आया? 2012 यानी कि बेस ईयर का महत्व समझ में आया आप सभी को? ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 2012 ही क्यों, ऐसा क्यों? देखो बेस ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं हम, 2011 से 12, ये सही बात है। कोई कह रहा है सर 2011 था क्या? नहीं, 2011 से 12। और इसका जवाब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, 2012 ही क्यों? क्योंकि देखिए जो भी डिकेड होता है, डिकेड यानी कि 10 साल का समय, तो 10 साल के समय का सबसे जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को मान के हम चलते हैं। बट आप कहोगे सर ये तो नया डिकेड शुरू हो गया, 2021-22 का डिकेड शुरू हो जाना चाहिए था। बट दोस्तों इस डिकेड में आपको कोरोना महामारी का भी उपभोग हुआ है। यहाँ पे हम लोग कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है 2011 21 20 22 सन में वो बहुत उलट-पलट हो गई है। इस वजह से सरकार ने अभी तक बेस ईयर को चेंज नहीं किया है। आशा है बहुत जल्द ही बेस ईयर को, ठीक है, बहुत जल्द ही बेस ईयर को हम लोग चेंज करने भी वाले हैं। ठीक है? समझ में आया इसका रैशनल कि 2012 ही क्यों है अभी तक? चलो नेक्स्ट, टिल अप्रैल 2014 द इन्फ्लेशन वाज मेजर्ड बाय डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में फर्क नहीं जानते हो तो बहुत ही सिंपल है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि आप कोई भी रिटेल की दुकान में जाते हो, कोई भी मॉल में जाते हो तो उसमें जो प्राइस होता है वो कहते हैं हम कंज्यूमर प्राइस यानी कि एमआरपी। बट अगर आप किसी होलसेलर के पास जाते हो जिसमें आप बल्क से चीज, जैसे पकड़ लो, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। ये हो आप, पकड़ लो, ठीक है, दिस इज यू। आपको खरीदना है फेयर एंड लवली, गोरा होना है, तो गोरा होने के लिए कहाँ पे जाओगे आप? पास वाली अंकल की दुकान, शर्मा जी की दुकान, ठीक है, वहां से जाओगे आप, फेयर एंड लवली खरीद लोगे। यहाँ पे फेयर एंड लवली का दाम होगा, पकड़ लो 100 रुपया, कितना है वैसे मुझे पता नहीं। बोलना मत कि नहीं आता है, सभी लोग ने खरीदा है, ठीक है, हमने भी खरीदा था क्लास 7 में, हमको भी गोरा होना था, एक लड़की से प्यार हो गया था हमें, तो हमने भी खरीद ली थी फेयर एंड लवली की। गोरा होने से शायद लड़की पड़ जाती है, वो सब वहम था, आज मालूम पड़ रहा है। तो तुम लोग ने भी खरीदा होगा अच्छे, ठीक है, खरीदते सब है, बताता कोई नहीं। तो पकड़ लो 100 रुपया था, ठीक है। पंकज कह रहा है हमने नहीं खरीदा, अरे झूठे, ठीक है, हमसे क्या शर्माना। ठीक है, सबने खरीदा है, हम भी खरीदते थे, सब खरीदते थे। चलो, तो तो बात ऐसा है कि शर्मा जी की दुकान में इसका दाम है 100 रुपया। बट शर्मा जी भी तो कहीं से खरीदेंगे ना। शर्मा जी कहाँ से खरीदेंगे? होलसेलर से खरीदेंगे। क्योंकि शर्मा जी के पास सिर्फ आप ही नहीं जाओगे। शर्मा जी के पास, क्योंकि जिस लड़की से आप प्यार करते हो उस लड़की को 10 और लड़का का भी प्रपोजल आएगा, तो 10 लड़का और भी उसको फेयर एंड लवली लगा के पटाने की कोशिश करेगा, है ना? आपको लग रहा है कंपटीशन में सिर्फ आप हो, ऐसा इस वहम में भी नहीं रहना है, ठीक है? तो इसीलिए आपके साथ 10 और लड़का आएगा कि अरे पंकज ने खरीद लिया है, हमें भी खरीदना है, हमें भी गोरा होना है, तभी तो हम कंपटीशन दे पाएंगे। तो शर्मा जी के पास तो कस्टमर बहुत सारे आएंगे, तो शर्मा जी को खरीदना पड़ेगा, एक दो पैकेट नहीं, ठीक है, 10-10 पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो शर्मा जी खरीदेगा होलसेलर से, और होलसेलर से अगर वो बल्क में खरीद रहा है तो शर्मा जी बोलेगा क्योंकि हम तुमसे बहुत ज्यादा दे रहे, तो तुम हमको इस चीज का जो एमआरपी है उससे कम में दोगे, 90 रुपए में ही दोगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, अगर हम ऐसे सारे चीजों के, ये तो सिर्फ फेयर एंड लवली का एग्जांपल हो गया, ऐसे सारे चीजों का, ठीक है, दूध का, प्याज का, ठीक है, गाड़ियों का, धनिया का, ठीक है, आटा का, चावल का, सभी चीजों का अगर हम लोग इंडेक्स निकालेंगे तो अगर होलसेल लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। और अगर शर्मा जी के लेवल पे, वैसे हर चीज का, सिर्फ फेयर एंड लवली का नहीं, आटा का, ठीक है, दूध का, प्याज का, ठीक है, जो भी है, क्या क्या खरीदते हो तुम लोग, जो भी चीजें हैं, हर एक चीज का यहाँ पे खरीदोगे तो इसको कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये लोग कंज्यूमर्स है ना, और इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई समझ में आया? रणव कह रहा है लड़की शर्मा जी की है ताकि सेल हो जाए। शर्मा जी की लड़की को पढ़ाने के लिए शर्मा जी से फेयर एंड लवली खरीदोगे, पिटाई कर देंगे शर्मा जी, बताना मत किसी को। ठीक है सर, आप प्यार मोहब्बत और लड़की की बातें ना किया करो, ठीक है, नहीं करेंगे, किसी को जख्म पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गई हम इसको चीज। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? करेंट पीरियड जो भी प्राइस इंडेक्स है माइनस रेफरेंस पीरियड, मगर लो कि 2023 सन में किसी चीज का दाम 100 रुपया है और रेफरेंस पीरियड मतलब 2012 सन में इसका दाम 80 रुपया था, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, करंट पीरियड माइनस रेफरेंस पीरियड डिवाइडेड बाय रेफरेंस पीरियड इनटू 100, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि आज के दिन में 6.8% के करीब करीब चल रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये वाला चीज समझ में आई। चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आप पूछोगे सर इन्फ्लेशन तो बहुत भिन्न प्रकार के कारणों की वजह से हो सकती है। जी हाँ, जरूर हो सकती है। तो कौन कौन से कारणों की वजह से इन्फ्लेशन होती है, चलिए एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर वन इज करेंसी इन्फ्लेशन। ठीक है, करेंसी इन्फ्लेशन यानी कि पकड़ लो, आरबीआई जो है, आपको पता है ना कि देश में जितना भी पैसा आता है आरबीआई प्रिंट करता है, समझ में आता है ना। तो आरबीआई अगर, और आपको ये भी पता होगा कि आरबीआई कंटिन्यूअसली करेंसी प्रिंट नहीं कर रही है अभी। और अगर आरबीआई, आप पूछोगे सर क्यों प्रिंट नहीं करता है, ताकि सब गरीबों को प्रिंट कर करके पैसा दे दो आरबीआई को। आरबीआई तो गरीबी हटा सकता है, पैसा प्रिंट कर दो, गरीबों में बांट दो, सबसे आसान सोल्यूशन गरीबी हटाने का। बट इसमें एक प्रॉब्लम है गाइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कभी ऐसा सोचा है, अरे आरबीआई का जो मशीन है हमारे पास भी होता तो हम ऐसे पैसा प्रिंट करते और जाके सामान खरीद लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट इसमें पूरी की पूरी देश बर्बाद हो सकती है, पूरी की पूरी देश खराब हो सकती है अगर आरबीआई बार बार ऐसा पैसा प्रिंट करते जाएगा। ध्यान सुनना, क्यों, ध्यान सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। हमने भी सोचा था, एक समय था, हमने एक मूवी देख ली थी, उसमें कोई पैसा प्रिंट करने वाला मशीन चोरी करके वो खुद पैसा प्रिंट करता रहता है, जो भी एक सामान का अगर दाम 100 रुपया है वो 1 लाख दे देता है, क्योंकि उसके पास पैसा प्रिंट करने का मशीन है। तो मैंने सोचा आरबीआई क्यों नहीं करती है ऐसा चीज, पैसा प्रिंट करते जाओ, गरीबी में बांटते जाओ, गरीबी हटाओ आंदोलन चल रहा है। बट इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है, सुनो ध्यान से अब, पकड़ लो आरबीआई प्रिंट कर रही है पैसा, पकड़ लो आरबीआई प्रिंट रोज रोज प्रिंट करती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए रोज प्रिंट करती है। ठीक है, और गरीबियों में बांट दी जाती है, हर गरीब अंबानी बन गया है देश का। ठीक है, हर एक गरीब अंबानी बन चुका है अब देश का। अब लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि गरीबों के हाथ में, जिस गरीब के हाथ में पहले 10 रुपया भी नहीं था, आज वो गरीब 10 लाख रुपया लेके बैठा हुआ है। अगर आपके हाथ में, आज मैं अभी अभी मैं मोबाइल से अगर 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूं, तो तब आप क्या करोगे बताओ, तुरंत जाके कोई बेफजूल सी चीज खरीद लाओगे, है कि नहीं, बेफजूल सी चीज जाके तुम खरीद लाओगे। अरे स्टॉक मार्केट थोड़ी पता है गरीब को, गरीब कुछ भी खरीद लेगा। 10 लाख है भाई, जिसके खाते में 10 रुपया भी नहीं था, वो 10 लाख रुपया है उसके। ठीक है, वो फेयर एंड लवली खरीदेगा तो साथ में एक दो फेयर एंड लवली नहीं खरीदेगा, 10-20 खरीद लेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर एक दो फेंक भी देगा, ऐसा फेंकेगा। ठीक है, तो उसमें इशू ये होगा कि डिमांड साइड में तो दिक्कत नहीं है, डिमांड बढ़ जाएगा चीजों का, बट सप्लाई साइड में इशू आ जाएगा। सप्लाई साइड यानी कि अगर हिंदुस्तान का हर एक इंसान अगर ऐसे हर एक चीज की कंजम्पशन बढ़ा देगा, प्रोडक्शन तो उतना नहीं हो रहा है ना फेयर एंड लवली की, प्रोडक्शन तो वो मैन्युफैक्चरर इतना ही हिसाब लेके चल रहा है कि पिछले साल अगर 10 लाख यूनिट सेट सेल हुआ है, तो हम लोग इस साल 12 लाख यूनिट सेल करेंगे। बट यहाँ पे अगर हर एक गरीब इतना सप्लाई में डिमांड क्रिएट कर देगी, तो फिर मैन्युफैक्चरर उस चीज को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरर कहेगा अरे हमारे पास 10 ही केजी ऑफ चावल है, अब गरीब मांग रहा है 100 केजी, तो हम लोग क्या करेंगे, चावल का दाम बढ़ा देंगे, चावल का दाम बढ़ा देंगे ताकि हर एक इंसान खरीद ना पाए। ठीक है, जो गरीब सबसे ज्यादा गरीब होगा उसमें भी, तो वो खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि एक स्टेटस तो रहेगा ही। ठीक है, तो पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, और अमीर से अमीर इंसान उस चीज का और भी ज्यादा दाम देने लगेगा। अगर आज चावल 50 रुपए में मिल रहा है, कल को वो 500 रुपए में मिलने लगेगी। तो इस वजह से करेंसी प्रिंटिंग से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है, इसको कहते हैं करेंसी इन्फ्लेशन। क्या आपको ये चीज समझ में आई, सभी को, सभी को समझ में आई? समझ में आई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्रेडिट इन्फ्लेशन। अगर हम, वही चीज है, करेंसी नहीं दे रहा है, एसबीआई अगर पकड़ लो बहुत ही आसानी से लोन बांटते चल रहा है कि लोन ले लो भाई, लोन ले लो, तुमको चाहिए 10 लाख, चलो ले लो, तुमको चाहिए 20 लाख, चलो ले लो, तुमको चाहिए 30 लाख, चलो ले लो। ठीक है, ऐसे लोन बांटती जा रही है, तो तब भी इंसान क्या करेगा, बेफिजूल की खर्चे करेगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्राइस राइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। इट हैपेंस व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू, कि आदमी का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, मतलब आप वही किसी दोस्त से उधारी ले रहे हो। ठीक है, अगर आपको आईफोन खरीदना है, पैसा नहीं है, तो अपनी मम्मी को मना लिया कि मम्मी हम सीडीएस का एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे, प्लीज हमको थोड़ा पैसा दे दो, 1 लाख रुपया। मम्मी दे दिया। अब मम्मी तुम्हारा सीडीएस का एग्जाम नहीं निकाला क्योंकि तुम आईफोन में गेम खेल रहे थे, तो फिर मम्मी बोलती है कि बेटा 1 लाख रुपया वापस दो, सीडीएस नहीं निकाले। तो तुमने फिर अपने दोस्त से ले लिया पैसा, फिर दोस्त 1 साल बाद मांगेगा, तो दोस्त को चुकाने के लिए तुमने क्रेडिट कार्ड ले ली, क्रेडिट कार्ड वाला मांगेगा तो तुमने अलग से लोन ले ली, तो तुम फंसते जाते हो कहीं ना कहीं।
ठीक है, उससे भी एक इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। फिर डिमांड वाला तो मैंने बता ही दिया, अगर डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हो कि अचानक कोरोना से पहले कोई भी मास्क नहीं खरीदता था, ठीक है, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये सब चीज कोई नहीं खरीदता था, बस कोरोना में इतना ज्यादा इसका डिमांड हो गया कि मास्क सैनिटाइजर का प्राइस 20% से ज्यादा बढ़ गया था। समझ में आया? तो ऐसे वाले डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में चीजों की दाम, जैसे ये पकड़ लो माउस है, इस माउस को, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने की एक कॉस्ट होती है, इसमें एक बॉल है ये वाला, ठीक है, फिर इसमें प्लास्टिक यूज होता है, इसमें फिर लेजर यूज होता है, तो ये सारी चीजों का, अगर इंडिविजुअल चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो दाम है वो बढ़ जाता है किसी कारणवश, या फिर लेबर का जो महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है, जो मजदूर है, वो लोग सैलरी ज्यादा मांग रही है, तो उन सब कारणों की वजह से भी कभी कभार चीजों के दाम में वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, फिर और तरीके के इन्फ्लेशन भी होते हैं, एक कोर इन्फ्लेशन और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये अलग तरीके का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अगर हम लोग प्राइस राइज हैपेंस इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, ठीक है, फूड मतलब खाने की सामान सामग्री में, और एनर्जी यानी कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब सामग्री को छोड़ के अगर इन्फ्लेशन बाकी चीजों में बढ़ रही है तो इसको कहेंगे हम कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है मेजर्स ऑफ टोटल इन्फ्लेशन मतलब इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। ठीक है, आप पूछोगे सर कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी को क्यों नहीं हम लोग कैलकुलेट करते? इसका कारण ये है दोस्तों कि फूड फूड की जो प्राइसेस होती है और एनर्जी की जो प्राइस होती है वो हर दिन बदलता रहता है, आप देखिए होंगे शायद। ठीक है, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन रहता ही है, हर दिन तो नहीं, मतलब हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही रहता है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल चीज है नहीं। तो इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो इन चीजों को भी इंक्लूड करता है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, बट कोर इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि ये जो भी वोलेटाइल चीजें हैं इसको इंक्लूड ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि खाने की सामग्री और एनर्जी की सामग्री को छोड़ के जो भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है उसको कहते हैं हम कोर इन्फ्लेशन, और बाकी सारे चीजों को लेके अगर इन फूड एंड एनर्जी को भी इंक्लूड करेंगे तो उसको कहेंगे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज अनदर टाइप जिसको कहते हैं गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, व्हेन क्रीपिंग एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन आर लेफ्ट अनचेक्ड द रेट विल राइज अबव 10%। ठीक है, अगर किसी देश में इन्फ्लेशन की रेट 10% से भी ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस एंड गुड्स राइजेस अबव 50% पर मंथ। मतलब हर महीने अगर 50% से ज्यादा, इंडिया का करंट इन्फ्लेशन कितना है? डू यू नो करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है? ठीक है, करीब करीब 6.8% है, 6 से 8%। ठीक है, बट अगर वो हर महीने 50 के ऊपर चली जाती है, मतलब अगर कोई सामान आज 100 रुपए में बिक रहा है, वो अगले ही महीने 150 रुपए में बिकने लग गई, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन जो हिटलर की जर्मनी है वहां पे ये चीज उपभोग किया गया था। ठीक है, हिटलर की जर्मनी के डेज में, ठीक है, जब हिटलर का गवर्नमेंट फॉल हुआ था, जर्मनी बहुत ही खराब मतलब स्थिति में थी, हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे देखने को मिला था। एग्जाम्पल जर्मनी इन 1920s, फिर जिम्बाब्वे इन 2000s, अमेरिकन सिविल वॉर एंड वेनेजुएला। अभी की स्थिति में भी वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, वहां पे लोग पगला जा रहे हैं, मतलब चीजों का, वेनेजुएला एज अ कंट्री विल वेरी सून फॉल डाउन। ठीक है, तो वेनेजुएला में ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और टर्म जो आपका ऑफन एट न्यूज रहता है, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इट इज सिचुएशन व्हेन द रेट इज हाई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन स्टेडी। मतलब स्टैगफ्लेशन दो चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, स्टेडी इन्फ्लेशन या स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेडी प्लस इन्फ्लेशन? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ नहीं रहा है, एक ही लेवल पे है, बट वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब बढ़ चुका है, पकड़ लो 12% चल रहा है, बट वो उसी रेट पे इंक्रीज हो रहा है, स्टैग्नेंट रह रहा है। ऐसा नहीं कि और भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी रेट पे वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज रिसेशन इन्फ्लेशन, एंड इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज अ डिलेमा फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस एक्शंस इंटेंडेड टू लोअर द रेट में वर्सन द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, दीपराज कह रहा है ये समझ नहीं आया, चलो दीपराज फिर से समझाते हैं। देखो, भारत सरकार एफआरबीएम एक्ट द्वारा निर्णय करके चुकी है कि
देश का इन्फ्लेशन अगर 4% के अंदर अंदर रहेगा ±2%, तब वो एक स्टेबल स्थिति मानी जाती है। बट इसके ऊपर पकड़ लो, भारत का इन्फ्लेशन होना तो नहीं चाहिए, 9% चल रहा है। भारत का इन्फ्लेशन 9% चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम इन्फ्लेटेड सिचुएशन में मानेंगे कि नहीं? इन्फ्लेशन मानेंगे कि नहीं इसको? इन्फ्लेशन चल रही है भारत में, क्योंकि भारत सरकार द्वारा, ये डेटा मेरा नहीं है, भारत सरकार का डेटा है, 4% ±2 होने से ये मतलब स्टेबल स्थिति मानी जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर 9% में चल रहा है देश, तो ये इन्फ्लेशन है। बट ये काफी लंबे समय तक 9% में ही रहता है, ठीक है। जनरली भारत सरकार की स्थिति होनी चाहिए कि 9% अगर पहुंच भी गई तो 6 महीने के समय में या 1 साल के समय में हम लोग इसको वापस 4% में लेके आ जाए। बट वो अत्यधिक समय के लिए अगर 9% में ही रह रही है और वैसे कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम स्टैगफ्लेशन। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पूछोगे सर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एग्जांपल तो मैं पहले दे चुका हूं, ठीक है, पहले दे चुका हूं कि एक सामान की डिमांड आज के दिन में, जैसे कि पकड़ लो रेफ्रिजरेटर की डिमांड, पकड़ लो साल में देश में कितना 1 करोड़ रेफ्रिजरेटर पकड़ लो सेल होती है, ठीक है। पकड़ लो ये रफ फिगर है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग रेफ्रिजरेटर साल में बदलते हैं। बट अगले ही साल इसका अगर डिमांड अचानक 10 करोड़ हो जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर की कंपनी, फ्रिज की कंपनी उसकी दाम को बढ़ाएगी या घटाएगी? बताओ सभी लोग, बताओ कि रेफ्रिजरेटर का दाम अगर अचानक से 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर की कंपनी, तुम ऐसे मालिक हिसाब से समझो, तुम एक रेफ्रिजरेटर की कंपनी चलाते हो, उसमें अचानक डिमांड बढ़ गया, तो तुम उसकी दाम बढ़ाओगे या घटाओगे? बढ़ जाएगी। तो उससे एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं? उसमें एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं? तो उस तरीके के इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन। समझ में आया? तो ये कैसे होता है? बगल लो अचानक देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, या फिर कंजम्पशन पैटर्न अलग हो गया, एक तरीके से डिमांड बढ़ गया, पब्लिक में उस चीज का वैल्यू बढ़ गया, तो उसको कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये भी हमने समझाया था कि जो फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है सब लोग को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आप सभी को याद है? आकाश पूछ रहा है मनी होर्डिंग क्या होता है। देखो मनी होर्डिंग होता है कि आप एक तरीके से एक फेक शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो। पकड़ लो रेफ्रिजरेटर 1 करोड़ का डिमांड है और 1 करोड़ प्रोड्यूस भी हो गया है, बट रेफ्रिजरेटर की कंपनी उसको दाम को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, 50 लाख रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस तो कर चुकी है, बट अपने गोडाउन से दुकान में जाने के लिए नहीं दे रही है। क्यों कर रही है? ताकि डिमांड बढ़ जाए, लोग पगला जाए कि और रेफ्रिजरेटर दो, और उसका दाम बढ़ जाता है, फिर वो रिलीज कर देती है। बदमाशी कहते हैं इसको, ठीक है, होर्डिंग नहीं करना चाहिए, तो इसको कहते हैं। चलो अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आपको, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन फैक्टर्स की अगर दाम, इंडिविजुअल फैक्टर्स की, किसी भी फैक्टर की अगर बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आया? समझ में आया? आप पूछोगे सर कैसे बढ़ जाएगी? तो अगर लोग, कुछ कुदरत का करिश्मा हो गया, मानसून ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वैसे वाली चीज है, या फिर महंगाई की वजह से लोग ज्यादा दाम मांगने लगे, जो मजदूर है वो ज्यादा सैलरी मांगने लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। एज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, लेबर एक्सपेक्ट्स एंड डिमांड्स मोर वेजेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। बंबई इस देश का सबसे महंगा शहर, ठीक है, इतना महंगा है, इतना महंगा है कि छोटे से छोटे रूम में भी आपको 20 से 30 हजार रुपए का रेंट देना पड़ सकता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से चलने के लिए लेबर भी तो उसका दाम मांगेगी। कोरोना के गाली में भी अभी देखने को मिला था कि मकान मालिकों का रेंट जो है वो उठा नहीं था, घर खाली पड़े हुए थे। तो अभी मकान मालिक बहुत ज्यादा रेंट मांग रही, तो लेबर को भी उस हिसाब से सैलरी डिमांड करनी पड़ेगी, तो उसको कहेंगे हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन। समझ में आया? नेक्स्ट इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये समझाया था, प्रिंटिंग ऑफ मोर मनी, उसकी वजह से एक होता है। ये समझ में आया था? सभी को समझ में आया मॉनेटरी इन्फ्लेशन? आरबीआई अगर पैसा प्रिंट करने लगे खुद से, तो सभी लोग बेकार का मतलब चीजों में खर्च करने लग जाएंगे। मुन्नी सिंह प्लीज रिपीट दिस। कौन सा मॉनेटरी इन्फ्लेशन मुन्नी? विच वन? मुन्नी लास्ट मतलब कौन सा, मॉनेटरी इन्फ्लेशन या बिल्ट इन इन्फ्लेशन? दिव्यांशु इज आस्किंग कॉस्ट पुश मतलब सप्लाई की साइड की तरफ का इन्फ्लेशन। जी हाँ,
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब आपकी जो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, जो फैक्टर्स है, जैसे लैंड का दाम बढ़ गया तो कंपनी लैंड ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए लैंड एक्विजिशन में उसका ज्यादा दाम जा रहा है, तो वो वाला चीज मॉनेटरी से पहले। अच्छा, मुन्नी इज आस्किंग बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक पैरामीटर होता है लेबर, यानी कि वेजेस देनी पड़ती है, हम जो भी कंपनी की एम्प्लॉइज है उसको वेजेस देनी पड़ती है। अगर जैसे कि पकड़ लो बायजूस एग्जाम प्रेप से तुम लोग ने कोर्स खरीदा है, तो बायजूस एग्जाम प्रेप की एक एम्प्लॉई होती है, ठीक है, वीडियो टीम होती है, फैकल्टी टीम होती है। अगर हम लोग अगर तनख्वाह ज्यादा मांगने लगे तो आप लोग की भी फीस बढ़ जाएगी कि नहीं? कंपनी कहां से देगी वो वाली तनख्वाह? ठीक है, तो एक तरीके से इन्फ्लेशन में वो फिर हुआ कि नहीं, एजुकेशन सर्विसेज में इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, उसको कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन सबको समझ में आया। आरबीआई अगर नया पैसा प्रिंट करने लग जाती है तो लोग फिजूल के खर्चे करने लग जाते हैं, उस वजह से चीजों की दाम बढ़ जाती है, ठीक है। यस, डोनाल्ड इज आस्किंग कॉल्स ऑफ वन अनदर। यस, तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन एंड लास्टली रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि सर ठीक है, समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्यों क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है। अब ये बताओ कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यस, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अनंत। तो सोल्यूशन ये है दोस्तों कि सोल्यूशन अलग अलग हो सकती है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस, दूसरा फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस एंड तीसरा सप्लाई मैनेजमेंट में चेंजेस। आप कृपया करके इस स्लाइड को पढ़ें, तब तक मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूं, ठीक है, और मैं फिर इसको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं इसको समझाऊंगा। पहले आप एक बार रीडिंग कर लो इस चीज को, इस पूरी पेज को। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता पूछो। श्रीलंका में मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है आरबीआई के साथ मिलके। इन्फ्लेशन को सर वन लाइन में क्या कहेंगे? मैं क्यों, देखो आरबीआई प्रिंट करेगी, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आरबीआई प्रिंट नहीं कर सकती है पैसा, इसीलिए तो लोन लेती है, क्योंकि प्रिंट करेगी तो फिर वो इन्फ्लेशन में ऑटोमेटिकली रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यस दिव्यांशु, स्टैग्नेशन का एग्जांपल वो करना बंद कर देंगे, फिर इससे और टैक्स, मतलब देखना होगा कि इस पॉइंट के अगर आगे कर दोगे टैक्स को तो लोग काम करना बंद कर देंगे और फिर उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि आपका टैक्स रेट कहां, यहां से यहां कर सकते हो जरूर, बट अगर ऑलरेडी यहाँ पे हो तो यहाँ कर दोगे तो लोग काम करना बंद कर देंगे, फिर इससे और टैक्स मतलब कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। समझ में आया? सर लोन लेना जरूरी है, यस। शालिनी आस्किंग सर मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्रीजिंग बॉन्ड वाला समझा दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्रीजिंग बॉन्ड यहाँ पे ना, ये स्लाइड में समझा रहा हूँ, रुक जाओ। निशान आस्किंग बैचेस फॉर प्रैक्टिस कब होगा? प्रैक्टिस बैचेस हम लोग लॉन्च करेंगे, बट पहले कंसेप्ट को समझ ले। Ranavi is asking Lefer Kar, what is the benefit of increasing taxes? See, in benefit of increasing taxes in this horizon is good because government gets more money. But after a point of time, अगर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग काम करना बंद कर देते हैं एंड देन उससे फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इस स्लाइड में मैं समझा रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आप अगर, मैंने जो मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी आपको, सीआरआर, एसएलआर, ये सब बढ़ा दोगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा और उससे हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फिस्कल पॉलिसी, मतलब कटिंग एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स प्रोजेक्ट्स। सरकार अगर रास्ते सड़कें कम बनाने लग जाए तो टैक्स बढ़ जाएगा, तो टैक्स बढ़ जाएगा तो लोगों को टैक्स ज्यादा देनी नहीं पड़ेगी, ज्यादा देनी नहीं पड़ेगी तो इन्फ्लेशन एक तरीके से कंट्रोल में रहती है। फिर इंक्रीजिंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं तो टैक्स को इंक्रीज कर दो, जैसे कि लेफर कर्व में मैंने ये समझाया ऑलरेडी। फिर सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स, इंपोर्ट कमोडिटीज दैट हैव लेस सप्लाई, ठीक है। अगर इंडिया में पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की वैक्सीन कम थी तो कोविड की वैक्सीन हमने इंपोर्ट कर ली बाहरी देशों से, क्योंकि अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे तो देश में जो भी कोविड की वैक्सीन है उसका दाम बहुत बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रही थी, एक एक बेड का दाम 10 लाख हो गया था दोस्तों। यार आपको 2020-21 का सन याद है? हॉस्पिटल नहीं मिल रही थी लोगों को, तो एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बेड 10 लाख में भी, मतलब ऑक्सीजन मिलने के लिए 10 लाख दाम चला गया था। क्यों? क्योंकि सप्लाई मैनेजमेंट नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट में चेक ऑन होर्डिंग आल्सो। होर्डिंग मैंने आपको समझाया ऑलरेडी कि प्रोडक्शन हो रहा है बट फेक एक शॉर्टेज क्रिएट करके दाम को बढ़ाने का प्रक्रिया होता है। अब सारी चीज समझ में आई? शालिनी आपको समझ में आया? हाँ, रेपो रेट इंक्रीज कर दोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। मुन्नी कह रहे सर हमको कंट्री से लोन भी मनाए भी हो सकता है। यस मुन्नी, सही हो।
ठीक है, मुन्नी का डाउट क्लियर हो गया। आसमा इज आस्किंग सर सारे सेक्टर्स का एक साथ इन्फ्लेशन बताते हैं क्या, अलग और अलग किसी सेक्टर के नहीं? जो सीपीआई है वो सारे सेक्टर्स को एक साथ लेके बताती है एक्सेप्ट योर जो भी एनर्जी एंड वो फूड प्राइसेस का। हाँ इलीगल है, होर्डिंग इलीगल है, होर्डिंग बिल्कुल इलीगल है, फिर भी करती है। ठीक है, आई थिंक तो इतना ही था आज की क्लास में। मजा आया तो रेट रिव्यू करिएगा क्लास को 5 स्टार, एंड मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, 4 बजे सभी को लाइव आना है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। यस अभिषेक, रनअप होर्डिंग मैंने अभी समझाया आपको, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। होर्डिंग का मतलब